नमस्कार। निष्ठा 2020-21 के सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में आपका स्वागत है। और आज का हमारा सत्र है विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। इस सत्र में आज हम जानेंगे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा के क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रयोगों के बारे में। हम बात करेंगे विभिन्न राज्यों के द्वारा विद्यालयी शिक्षा की उन्नति हेतु कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उन कार्यक्रमों का शिक्षा के स्तर पर क्या विशेष प्रभाव पड़ रहा है, इस बारे में। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रशिक्षण अधिगम प्रतिफलों के बारे में। इस प्रशिक्षण को करने के उपरांत प्रतिभागी शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले विभिन्न स्तरीय कार्यक्रमों की जानकारी से लाभान्वित हो सकेंगे। समस्त प्रतिभागी राज्यों की अनूठी पहलों के बारे में जानकर अपने नवीन प्रयोगों को करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। समस्त प्रतिभागी देश के विभिन्न भागों में गतिमान कार्यक्रमों के बारे में जान पाएंगे। प्रतिभागी विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में संचालित नवीन आंदोलनों और उनके लाभान्वित छात्रों के बारे में जान सकेंगे। आइए अब हम बात करते हैं भारत के उन विशेष राज्यों के बारे में जिन्होंने अपनी विद्यालयी शिक्षा में अनूठे प्रयोग किए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए प्रज्ञा मॉडल लॉन्च किया है। वहीं कर्नाटक ने अपने यहाँ 2 कार्यक्रम लगाए हैं, जिसमें पहला है नली कली कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को TLM कार्यक्रम भी कहा जाता है। और दूसरा है गणित कलिका आंदोलन। गणित कलिका आंदोलन से कर्नाटक में गणित के स्तर में बहुत सुधार हुआ है। तमिलनाडु ने अपने यहाँ गतिविधि आधारित अधिगम, जिसे ABL भी कहा जाता है, लॉन्च किया है। इससे उनके अधिगम में बहुत अधिक सुधार हुआ है। वहीं ओडिशा ने अपने यहाँ के जनजातीय और बहुभाषी लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुभाषी शिक्षा का प्रयोग किया है। इसे MLEB कहा जाता है। उत्तराखंड ने दूर दराज के विद्यार्थियों या ऐसे विद्यार्थियों जिनको स्कूल जाने की कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है या जिनके घर से स्कूल बहुत दूर है, उनके लिए मोबाइल विद्यालय लॉन्च किया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात के प्रज्ञा मॉडल की। ये गुजरात का गतिविधि आधारित शिक्षण मॉडल है। इसकी शुरुआत सबसे पहले गीजूभाई बधेका द्वारा गतिविधि आधारित खुशी खुशी शिक्षा की पद्धति पर की गई थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए इस विधि को प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षा शास्त्र के साथ विकसित किया गया है, ताकि परिणाम हमें हमारे स्तर के अनुरूप मिल सकें। क्या है प्रज्ञा प्रोजेक्ट? आइए इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब 2009 में सगुनोत्सव मनाया गया तो देखा गया कि कक्षा 5 के बाद भी बच्चे पढ़ने लिखने और गणित के सवाल हल करने में कम थे। इस समस्या का विश्लेषण करने के उपरांत ये पाया गया कि राज्य को एक ऐसे शिक्षा विज्ञान की जरूरत है जिसमें सीखने की गारंटी दी जाए, और राज्य सरकार ने ऋषि वैली मॉडल के साथ मिलकर प्रज्ञा का निर्माण किया। प्रज्ञा प्रोजेक्ट मौजूदा तरीकों से दिए जाने वाले किताबी ज्ञान की तुलना में अनुभव और प्रयोग से शिक्षा देने वाली पद्धति है। इसके तहत बच्चों को अवलोकन सीढ़ी के माध्यम से अक्षर अंक ज्ञान दिया जाता है। इससे उनमें सीखने की योग्यता विकसित होती है और अपने समझ के अनुरूप उन्हें सीखने में बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा बच्चे छोटे छोटे समूह बनाकर गतिविधि के माध्यम से पढ़ते हैं। इसमें हर बच्चे की सीखने की गति का आकलन भी किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कर्नाटक के पहले मॉडल की। इसका नाम है नली कली मॉडल। ये कर्नाटक की बहुत प्रसिद्ध विधि है। नली कली का अर्थ है आनंददायक और रोचक वातावरण में पढ़ना, लिखना और अपनी रचनात्मकताओं के बारे में जानना। इसमें बच्चे अपने रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं और अपने हिसाब से पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसकी शुरुआत 2009-10 में कन्नड़ भाषी विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के लिए की गई थी। नली कली में शिक्षक पर कोई बोझ नहीं होता है। बच्चे अपने स्तर के अनुरूप अपने हिसाब से सीखते हैं। इसमें बच्चा कक्षा में अधिकतम मेलजोल में रहता है और अधिकतम मेलजोल के कारण वो अपने स्तर से छोटी छोटी चीजें सीखना शुरू करता है।
चूंकि शिक्षक यहाँ पर व्याख्यान नहीं देता है, इसलिए बच्चा अपने स्तर के अनुरूप से ज्ञान प्राप्त करता है। इस ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए शिक्षक गीत, खेल, सर्वेक्षण, कहानी, बाकी चीजों का प्रयोग करते हैं। कई जगह शिक्षक अपने हाथ से खिलौने बनाते हैं और बच्चों को देते हैं, जिससे कि उनकी अधिगम क्षमता में अभिवृद्धि की जा सके। आइए अब हम जानते हैं नली कली के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। नली कली प्रोजेक्ट में छात्रों की सक्रिय प्रतिभागिता में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें परीक्षा का कोई डर या चिंता नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे छोटे छोटे समूहों में कुछ सीखते हैं और अगली योग्यता सीखने के लिए दूसरे समूहों में चले जाते हैं। बच्चों की जिज्ञासा, गत्यात्मकता और अन्वेषण को प्रदर्शन और विकास के लिए सही जगह मिल पाती है और बच्चे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित कर पाते हैं। इसमें बच्चों को चरणबद्ध तरीके से समूहों में सिखाया जाता है और उसके बाद उनकी प्रगति की जांच भी की जाती है। सीखने के भार में कमी और सीखने की न्यूनतम दक्षताओं पर महारत हासिल करना इस अवधारणा का मूल है। इसमें बच्चों को हर माध्यम से सिखाए जाने की कोशिश की जाती है और उनकी उम्र और दक्षताओं के अनुसार उन्हें समूहों में विभाजित किया जाता है और एक निश्चित समूह में सब कुछ सीखने के बाद उस बच्चे को दूसरे समूह में नई योग्यताएं सीखने के लिए भेज दिया जाता है। कर्नाटक सरकार ने इससे बहुत ही अधिक प्रदर्शन किया है और इस नली कली कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने नई शिक्षा में बहुत अच्छी पहल की है। आइए अब हम बात करते हैं कर्नाटक के दूसरे आंदोलन के बारे में। कर्नाटक के इस आंदोलन का नाम है गणित कलिका आंदोलन। यह आंदोलन कर्नाटक राज्य सरकार और अक्षर फाउंडेशन के सहयोग से सन 2015 में शुरू किया गया था। यह मुख्यतः कक्षा 4 और 5 की गणितीय दक्षताओं के विकास के लिए बनाया गया है। ये भी एक गतिविधि आधारित शिक्षण में है और रचनात्मक दृष्टिकोण इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। गणित कलिका आंदोलन एक निश्चित प्रकार से टीएलएम का आंदोलन है। इसमें शिक्षक छोटे छोटे टीएलएम विकसित करता है जो कि प्राथमिक शिक्षा के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्योंकि गणित हम सब जानते हैं एक कठिन विषय है और ये मूलभूत अनुशासन भी माना जाता है, इसलिए इसमें जो कुछ भी हम सीखते हैं वो हमारे भविष्य पर बहुत निर्भर करता है। इसीलिए ये एक मॉडल समर्थन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से गणित पर प्रभावी होता है। इसमें शिक्षक बच्चों के साथ गणित की अच्छी दक्षताएं विकसित करने के लिए छोटे छोटे मॉडल, गिनतियां या जोड़ की टीएलएम बनाते हैं। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है और उनकी सहायता से वो टीएलएम का निर्माण करते हैं। इन टीएलएम को बनाने के बाद उनको टैबलेट पर या एप्स के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाता है। इस मूल्यांकन के आकलन के पश्चात ही बच्चों को दूसरे ग्रुप में भेजा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गणितीय अवधारणाओं को रटने के बजाय उन्हें करके सीखने को बढ़ावा देना है। इसमें बच्चे अपने ग्रुप में अपने आप सीखते हैं और अपने स्तर के अनुसार गणितीय अवधारणाओं को विकसित करते हैं। इसमें बच्चे अपने दोस्तों के साथ सामूहिक रूप से गतिविधि आधारित रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं और अपने सीखने को स्वयं प्रोत्साहित भी करते हैं। इस कार्यक्रम को स्कूलों में गणित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके लागू किया गया है। इसमें राज्य सरकार बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है और गणित सीखने के परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाने में ये निश्चित रूप से प्रयास में वृद्धि करती है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि गणित के स्तर को सुधार लाने में की गई है। A shepherd boy comes back to school just to be able to count his sheep. Archana scores full marks almost every time because it's no longer difficult. And children in Nagarani's class are cracking competitive exams, something never heard of till now. Mathematics, which was once a feared and dreaded subject for children, has now become the reason for all of them to be in school. Because children learn and learn well only when they are having fun with their peers, in groups, in an interactive way, not by rote. This is exactly what Ganita Kalika Andolana, the math learning movement, was designed to do. It is a 360-degree approach that provides appropriate teaching learning tools, empowers teachers with training and technology,
and galvanizes the community to take ownership of the quality of their child's education. Children who have been exposed to Ganita Kalika Andolana for 3 years now scored far better at Gram Panchayat level math contests when compared to ASAR 2018 results. Akshara aims to impact 20 million children across India by 2025 by taking Ganita Kalika Andolana to 8 states, making it a math revolution in the true sense. आइए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के मॉडल की। उत्तराखंड के मॉडल को मोबाइल विद्यालय या सपनों की उड़ान कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार के पूर्वावलोकन के तहत बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुंच हर जगह होनी चाहिए। इसलिए इस बात को विशेषकर ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने मोबाइल स्कूल की व्यवस्था की है। इसका मुख्य कार्य कभी विद्यालय न जाने वाले बच्चों की पहचान करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना है। ये वहाँ के लिए उपयोगी है जहाँ के बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाते हैं या जहाँ के बच्चों के लिए स्कूल की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ सरकार मोबाइल विद्यालय को खुद वहाँ भेजती है और बच्चे अपना विद्यालय अपने घर के पास ही पा लेते हैं। अब हम सपनों की उड़ान कार्यक्रम को विशेष रूप से जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूल का प्रयोग किया जाता है। ये मोबाइल स्कूल वाहनों में चलाए जाते हैं जो वाहन बहुउद्देशीय होते हैं। इसमें टीवी, किताबें, कॉपियां और बाकी टीएलएम का भी उपयोग रहता है। इसमें विभिन्न शिक्षण उपकरण जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, मल्टीमीडिया प्रणाली और योग्य संसाधन व्यक्तियों का सहयोग भी लिया जाता है। इसमें दक्ष लोग हर जगह जाकर बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप शिक्षण प्रदान करते हैं और उनके सीखने के अधिक्रम में वृद्धि करने के लिए वो बहुत सारे शिक्षण उपकरणों का भी प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कभी ना जाने वाले बच्चों की पहचान करना है और उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना है। इसमें हर बच्चे को विशेष पहचान देकर उसे विशेष प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उसे बाद में अच्छी जगह प्रवेश मिल सके। इसको सबसे पहले बुनियादी व्यवस्था में लागू किया गया है जिससे कि सारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे या दूर दराज क्षेत्र के बच्चे मुख्य धारा से जुड़ पाएं। इसको और विस्तार से जानने के लिए हम देखते हैं अगला वीडियो। मैं स्कूल नहीं जा पाई थी तो स्कूल खुद ही मेरे पास आ गया था। वहाँ फीस नहीं जाती है इसलिए फ़ायदा है, खाना मिलता है इसलिए फ़ायदा है। इन मजबूत इरादों के साथ हंसते खिलखिलाते बच्चों का बचपन अनेक परेशानियों से गुजरता है। स्कूल पढ़ा था, फिर ना पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो पैसे नहीं हो पाए फीस के लिए, तो वहाँ पर सर ने नाम काट दिया था तो पढ़ाई मारी गई। आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के परिवारों के लिए अपने बच्चों को मुख्य स्कूली शिक्षा से जोड़ना और शिक्षा प्रदान करना एक कड़ी चुनौती है। तो यहाँ से मेरे बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर तो लाए तो ये कई स्कूल में गए, एडमिशन ना हुआ। प्रतिदिन अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में जुटे इन अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने 2010 में सपनों की उड़ान योजना की शुरुआत की। यह योजना भारत सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य के अनुसार 6 से 14 साल के सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाने के लिए बनाई गई है। उत्तराखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा से वंचित बच्चों की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर ध्यान देते हुए विशेष रूप से मोबाइल एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की। मोबाइल एजुकेशन प्रोग्राम बटरफ्लाईज एनजीओ की मदद से इस वक्त उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट्स उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूली शिक्षा से वंचित और स्कूल ड्रॉपआउट्स की पहचान की जाती है और उन्हें मोबाइल लर्निंग सेंटर से जोड़ा जाता है। मोबाइल सेंटर में इन बच्चों को स्कूल में नामांकन के लिए शैक्षिक रूप से तैयार कर उनका नामांकन विद्यालयों में कराया जाता है। इसके साथ साथ अभिभावकों और समुदाय को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वे बच्चों को स्कूल में टिके रहने के लिए उचित माहौल और सहयोग प्रदान कर सकें। ऐसे बच्चों की पहचान के लिए बटरफ्लाईज एनजीओ के कार्यकर्ता समुदाय के लोगों से जाकर मिलते हैं। ऐसे परिवार जिनके बच्चों की जानकारी आमतौर पर अन्य सरकारी विभागों में दर्ज नहीं होती
उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में इन कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। सपनों की उड़ान योजना के तहत पंजीकरण के बाद यह बच्चे मोबाइल सेंटर का हिस्सा बन जाते हैं। यह मोबाइल स्कूल एक बहुत ही रोचक बस के रूप में अलग अलग इलाकों में पहुंचती है, जो ऐसी जगह पर जाकर बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। इन मोबाइल केंद्रों में बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए जाते हैं। किताबें सब मिलती, टीवी भी सब दिखाते, पढ़ाते भी थे। वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी, मैं रोज जाती थी, वहाँ से एक बुक निकालती थी और पढ़ती भी थी। वहाँ से अच्छी अच्छी कविता होती थी उसमें। सबसे अच्छा ये कि इसमें हर एक चीज़, यानी कि टीवी भी थी, टेलीविज़न कहते हैं जिससे, कंप्यूटर भी था सिखाने के लिए, और ये हमारे घर के पास आती थी, और ये दीदी हमें बुलाने घर पे खुद आती थी कि बेटे। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के गतिविधि आधारित अधिगम मॉडल के बारे में। इसे ABL भी कहा जाता है, जहां ABL का अर्थ होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अर्थात गतिविधि आधारित शिक्षण। ये प्रोजेक्ट कक्षा 1 से 4 के लिए लागू किया गया है। इसमें बच्चे एक रोचक और अंतःसंवेदी अर्थात इंटरैक्टिव तरीके से व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं और हमेशा अपनी स्तर के अनुसार प्रगति करते हैं। इस मॉडल में तमिलनाडु सरकार ने शिक्षा के एक पुराने मिथक को तोड़ा है। इसमें शिक्षक व्याख्यान नहीं देता, अपितु बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रगति का आकलन करता है। इसमें बच्चे किताबी ज्ञान के साथ साथ छोटे छोटे समूहों में भी सीखते हैं, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारे बच्चे अपने सीखने के स्तर के अनुरूप साथ में बैठते हैं। इसमें किसी आयु या ग्रेड की कोई संभावना नहीं होती है। बच्चे अपने सीखने के स्तर के अनुसार सीखते हैं और अपनी योग्यता हासिल करने के बाद दूसरे ग्रुप में चले जाते हैं। इसमें शिक्षक सिर्फ उनके आकलन करता है और उनके आकलन के साथ उनके शिक्षण में, उनके सीखने में सहयोग करता है। आइए अब इस मॉडल के कुछ मुख्य बिंदुओं पर फोकस करते हैं। ये तमिलनाडु की कक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही रोचक विधि है। ये विधि NGO ऋषि वैली रूरल एजुकेशन सेंटर के मॉडल पर आधारित है। ये मॉडल खुशी से सीखने के लिए कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। ABL कक्षाओं में बच्चे अपने सीखने के स्तर के अनुसार एक साथ बैठते हैं, भले ही उनकी आयु या ग्रेड कुछ भी हो, वो अपने उस स्तर के हिसाब से बैठते हैं जिसमें वो सीखने के लिए अपने को उपयुक्त पाते हैं। यहाँ पर ABL कक्षाओं में विभिन्न प्रकार के कार्ड और सामग्रियां होती हैं जो दक्षता के हिसाब से बनी होती हैं। जब बच्चा एक योग्यता में दक्ष हो जाता है तभी वो दूसरी योग्यता के समूहों में जाकर बैठ जाता है। ABL कक्षाओं में सबसे ज्यादा शिक्षकों के भार में कमी आई है और ये हमेशा गतिविधि आधारित शिक्षण होने के कारण बच्चों की प्रगति में सतत वृद्धि करता है। अब हम बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा ने अपने राज्य में बहुभाषी कार्यक्रम लॉन्च किया। इसको MLEB कहा जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उड़ीसा में सन 2007 में हुई थी। ये कार्यक्रम मुख्यतः दूर दराज के जनजातीय विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इसमें दूर दराज के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से उनकी मूल भाषा के साथ जोड़ना था। चूंकि उड़ीसा में बहुत सारी जनजातियां हैं, इसलिए 1 जुलाई 2014 को ये प्रदेश की सारी जनजातियों के लिए बढ़ा दिया गया था। ये बहुभाषी कार्यक्रम अब उड़ीसा की पहचान बन चुका है। अब हम बात करते हैं बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के कुछ मुख्य बिंदुओं पर। ये बच्चों को उनकी मूल भाषा, राजभाषा के साथ साथ राष्ट्रभाषा में समान रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसमें बच्चे को सर्वप्रथम उसकी मूल भाषा में ज्ञान दिया जाता है और स्तर के हिसाब से हम उनकी राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा में धीरे धीरे समावेशित करते हैं। इस प्रथा के अंतर्गत बच्चा सबसे पहले बुनियादी स्तर पर अपनी मातृभाषा में सीखकर शिक्षा की मजबूत बुनियाद स्थापित कर लेता है। इस कार्यक्रम में कक्षा 1 के विद्यार्थी संपूर्ण पाठ्यक्रम अपनी मूल भाषा, जो कि उनकी जनजातीय भाषा है, उसी में पढ़ते हैं। इसी प्रकार कक्षा 2, 3 और 4, 5 में क्रमशः राजभाषा उड़िया और अंग्रेजी का स्तर के हिसाब से समावेश किया जाता है। सारे बच्चे अपनी शुरू की पाठ्यपुस्तक के मूल भाषा में और उसके बाद गणित और EVS की किताबें उड़िया और अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें मुख्यतः उन बच्चों पर ध्यान दिया जाता है जो किसी वजह से अपनी मूल भाषा के कारण मुख्य सब्जेक्ट से नहीं जुड़ पाते हैं। उनकी मूल भाषा को समावेशित करते हुए पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है और उनके हिसाब से शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाता है।
अब हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मिशन प्रेरणा मॉडल की। मिशन प्रेरणा मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार का एक सबसे अच्छा कार्यक्रम है। इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है और इसके प्रारंभ पर बुनियादी शिक्षण कौशल पर विशेष ध्यान देने की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 4 सितंबर 2019 को की गई थी। इसमें कुछ निश्चित लक्ष्य लेकर बच्चों को बुनियादी दक्षताओं में महारत हासिल करवाना है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य बनाए गए हैं जो कि मुख्य रूप से भाषा और गणित पर फोकस करते हैं। इसके अंतर्गत बुनियादी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इन प्रेरणा लक्ष्यों में मुख्य रूप से भाषा और गणित की विविधताओं पर ध्यान दिया गया है। सभी छात्रों को निश्चित दक्षताओं में पारंगत करना प्रेरणा लक्ष्य का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सारे लक्ष्य मार्च 2022 तक पूरे करने हैं और प्रदेश को एक नए स्तर पर प्रेरक प्रदेश बनाना है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षकों के लिए भी मॉड्यूल बनाए गए हैं जिन्हें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह के नाम दिए गए हैं। इसमें मुख्य अभिलेखों के रूप में प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका सम्मिलित है। इन सभी बिंदुओं पर फोकस करने के बाद सरकार निश्चित रूप से ये चाहती है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे भाषा और गणित में स्तरानुसार पारंगत हो सकें। आशा है कि ये सत्र आप सभी के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। इस सत्र में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।